चलिए सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द रिविजन फॉर सी एस एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज सी एस डबल ई टी फॉर November 2020 exams. I am Chartered Accountant Deepak Mulchandani on behalf of Nahata Professional Academy, going to take you through this particular journey of next 1.5 to 2 hours where you will do a revision. Please understand the meaning of the word revision. It's vision ka re. So you will revise it. So all those students who are going to watch this video with the assumption कि मैं पूरा का पूरा आज ही पढ़ लूँगा और पास कर लूँगा, आई मे से नो. आप पहले पढ़ के रखिए एंड देन इफ यू वॉच दिस वीडियो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है? ओके. So here we go and here we start with the first thing. So the first and the foremost thing what we need to understand is cowards never start. अब जो पहली बार में वीडियो देख रहा और बोला मैं इसी से वीडियो CSEE पास कर लूँगा तो वो समझ गया. द वीक नेवर फिनिश एंड द विनर्स नेवर क्विट. ये बात समझ के चलना. डरपोक लोग शुरू भी नहीं करेंगे, कमज़ोर से ख़त्म होगा नहीं, और विनर कभी किसी काम को छोड़ेगा नहीं. और मेरी इंस्पिरेशन होती है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो कैरेक्टर है आयरन मैन, जो कहीं से भी लेके कहीं तक असंभव को संभव करने की कोशिश करता है. एंड आई लुक अप टू हिम एंड आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम दैट व्हाट टोनी स्टार्क डज. सिमिलरली व्हाट आई वुड से व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर जर्नी, आप जब एक प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री ले रहे हो तो आप ये समझ लो अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो थोड़े बहुत हिकअप्स और हम्स और बम्स आएंगे. उस हिकअप्स हम्स और बम्स को संभालते हुए आपको आगे बढ़ना ही है. इफ़ यू वांट टू बी अ विनर, लर्न दैट आई विल नॉट क्विट. Okay, excuses can always be made, excuses will always be available, people will always think that you worked hard and the institute did not pass you. ये हमेशा होगा, but ऐसा नहीं होता कि nobody passes. What people are passing, that means they were marginally better than what you performed. They matched the expectations of the ICSI and then they were qualified to enter into the next level. So similarly, please understand, करने का कोई बहाना नहीं है, नहीं करने के 100 बहाने हैं. ठीक है? हमें सपोर्ट बहुत जगह से मिल जाएगा. लोग बोलेंगे हाँ तुमने तो बहुत किया, अच्छा किया, पर नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट है ही ऐसी, इंस्टीट्यूट पास ही नहीं करना चाहती है. ऐसी तमाम व्हाट्सएप या यूट्यूब या जानकारियाँ और इंस्टाग्रामिया से जो जानकारियाँ आती हैं, उन सब जगह पे जानकारियाँ देने वाले वही लोग रहते हैं जो वेल्ले होते हैं, फुर्सत में होते हैं. आपको अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना है और पढ़ के आगे निकलना है. करेक्ट? सो हाउस द जोश नाउ? कैन आई स्टार्ट? I want a yes or a no. How's the Josh? Hi. फिर से पूछूंगा How's the Josh? Hi. तो शुरू करें, जय हिंद करें. चलिए, हमारे पास कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिमांड भी है, सप्लाई भी है, मार्केट्स भी है. सेकेंड चैप्टर के अंदर नेशनल इनकम है. थर्ड चैप्टर के अंदर बजट है हमारा. फोर्थ चैप्टर में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है. फिफ्थ चैप्टर में हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है. हम एक एक करके सबको कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके? सो द फर्स्ट वन वाज बेसिक्स ऑफ डिमांड. डिमांड को डिमांड कहने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ डिजायर, मीन, विलिंगनेस, 3 में से कोई सा है क्या? ऑल 3? बताइए सर. ऑल 3. DMW, डिजायर, मीन्स, विलिंगनेस टू परचेस. अच्छा, डिमांड स्टॉक है या फ्लो है? तो सर फ्लो क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टॉक. द क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्लो. करेक्ट? तो डिमांड इज अ फ्लो. अच्छा, डिमांड से प्राइस है या प्राइस से डिमांड है? डिमांड से प्राइस है या प्राइस से डिमांड है? सर प्राइस से डिमांड है. प्राइस इज द कॉस्ट, डिमांड इज द इफेक्ट. व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज देयर? सर इट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड. Yes or no? So demand is a function of price alone, and when I tabulate all the demand into a particular table and try to show you a relationship, that is called a demand schedule. So demand schedule is going to tell us in the screen that it is a demand schedule. It's showing a inverse relationship. As and when the prices are going down, sir, the demand is going up. If you see,
correct? Higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. Okay, so that was one thing. The demand is function of price alone. The demand schedule is a function of price alone. करेक्ट. अच्छा, जब इसको बनाते तो सारे फैक्टर्स को, इस टेबल को बनाते समय या जो हम इसका ग्राफ बनाते उस समय सारे फैक्टर्स को क्या रखा जाता है, वेरिएबल या कांस्टेंट? करेक्ट, उस समय कांस्टेंट रखा जाता है. वेरी गुड. ये देखिए, so it shows an inverse relationship that as and when the price is going to come down, the demand is going to go up. Correct. So what kind of a shape is this, sir? Positively slope या negatively slope? Sir, negatively slope. Sir, downward sloping towards right. Yes or no? सर, हम ये अजम्पशन है, अजम्पशन मान के चलते क्या, जब हम ये लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करते हैं तो कि भैया उस समय सब कुछ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे. बोलते हैं ना, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी. तो इसका मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. वो देखते हो ना पिक्चरों में, हीरो हीरोइन दौड़ रहे, बाकी सब कुछ बीच में रुक जाता है, चारों तरफ पीछे सब रुक जाता है और बीच में हीरो हीरोइन दौड़ के एक दूसरे से मिलते होते हैं. तो वो होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. करेक्ट. तो जब वो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट होता है तब रिलेशनशिप बोलता है कि जब प्राइस अप डिमांड डाउन, प्राइस डाउन डिमांड अप. और ऐसे हमको बोलता है ना, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, क्या ये मेरा पहला प्यार है? बोलना बेटा, ये पहला प्यार नहीं है, ये भूकंप का झटका है, जल्दी से निकल के मैदान में जा. मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी. सोच तो सही, बड़ा आया. तो क्या होगा, किसको ऐसा क्यों सोचते हो कि मर मर के ही पढ़ेंगे? मस्ती करते करते भी पढ़ सकते हैं अपन लोग. चलो, तो एजम्पशन क्या है? इनकम चेंज नहीं होगी. हाँ, नहीं होगी. कंज्यूमर अपना प्रेफरेंस नहीं बदलेगा बिल्कुल. फैशन चेंज नहीं होगा. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स उस समय चेंज नहीं होंगे. तो ये सारे फैक्टर्स वो वाले हैं जिनको हम सो कॉल्ड अदर फैक्टर्स बोलते हैं. क्योंकि हम बोलते ही क्या है, अदर फैक्टर्स बोले तो other factors means ceteris paribus, other factors remaining constant. If the price goes up, the demand comes down. If the price goes down, the demand goes up. Yes or no? ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड भी हैं आपके मेरे. सर, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या क्या है? सर, कॉन्स्पिकुअस गुड्स, स्नॉब गुड्स, वेबलेन गुड्स, प्रेस्टीज वैल्यू गुड्स, लग्जरी गुड्स. ये सारे गुड्स अलग अलग हैं या एक ही हैं? तो ये क्या होता है, कई लोग मानते हैं कि ये चीज़ वो होती है कि जितना ज़्यादा आप प्राइस बढ़ाओगे किसी चीज़ का तब जाकर उसकी क्वालिटी को अच्छा माना जाएगा. तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड लागू हुआ या फेल हो गया? सर, फेल हो गया. तो वो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड बना. ये देखिए, उसके बाद गिफन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं. तो गिफन गुड्स कौन से होते हैं? सारे इन्फीरियर गिफन है या सारे गिफन इन्फीरियर है? ये बताओ मेरे को. ऑल गिफन आर इन्फीरियर. तो सारे इन्फीरियर भी गिफन है क्या? तो बड़ा वर्ड कौन सा है? सर, बड़ा वर्ड है इन्फीरियर. इन्फीरियर का एक छोटा हिस्सा गिफन है. एक चीज याद रखना, भूलना मत. गिफन को लेकर एक स्पेसिफिक बात समझा देता हूं. आई फॉर इन्फीरियर और इसी आई फॉर इनकम भी होता है. इसको ऐसे लिख के रख लेना. आई फॉर इन्फीरियर, आई फॉर इनकम, और इनकम का एक हिस्सा. सो दोज इन्फीरियर गुड्स which are those inferior goods which are of necessity nature.
आर कॉल्ड गिफन। और गिफन का रिलेशनशिप कैसा है? गिफन के केस में प्राइस अप, डिमांड अप या डाउन, बताओ। प्राइस अप होने पर डिमांड का क्या होगा गिफन में? प्राइस अप, डिमांड अप, सो प्राइस पॉजिटिव। और इन्फीरियर क्या है? इन्फीरियर को प्राइस से देखना है या इनकम से देखना है? सर दे आर इनकम नेगेटिव। तो गिवन आर प्राइस पॉजिटिव, इन्फीरियर आर इनकम नेगेटिव। करेक्ट। उसके बाद कॉन्स्पिक्वस नेसेसिटीज। सर कॉन्स्पिक्वस नेसेसिटीज क्या होती है? सर वो वाली चीजें जो लग्जरियस नेचर की होती पर हमें बिल्कुल उनको नेसेसिटी बना के दिखाया जाता है। जैसे वो 150 रुपये किलो वाला सर्फ एक्सेल आपको मेरे को दिखाया, ऐसे दाग अच्छे हैं, कुछ अच्छा करने में दाग लगे तो दाग अच्छे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक लग्जरियस चीज़ खरीदते हैं ये मानकर कि हमारे लिए ज़रूरी है, जबकि वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है हमारा, क्योंकि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड होना चाहिए था, लेकिन हम हायर द प्राइस हायर द डिमांड की तरफ जाते हैं। बोलो साहब, कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटी क्लियर? करेक्ट। सर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, आपको मेरे को अगर किसी चीज़ के फ्यूचर में दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं तो अभी हम कम खरीदेंगे या ज़्यादा? ज़्यादा खरीदेंगे। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड लागू हुआ या फेल हो गया? सर फेल हो गया। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड मान के चलता है कि हम हर बार सोच समझ के खरीदी करते हैं। हम हर बार सोच समझ के खरीदी करते हैं, कई बार बिना दिमाग लगाए बिना लॉजिक लगाए खरीद लेते हैं सर। तो वहाँ तब क्या होता है, महंगे में हम खरीद लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड assumes that consumer is rational, but sometimes the consumer doesn't act rationally. करेक्ट। फिर डिमांड फॉर नेसेसिटीज आती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने पेंडेमिक का टाइम देखा, पेंडेमिक में हमने मास्क और सैनिटाइजर के ज़्यादा पैसे भी दिए शुरू में। सो द डिमांड फॉर नेसेसिटीज ऑलवेज इंक्रीजेज। इफ इट इज़ अ नेसेसिटी पीपल विल बाय even if it is expensive. So what will happen, law of demand will not apply on that. एंड 7वां पॉइंट होता है नो नॉलेज ऑफ प्राइसेस। सर जब हमें कीमतों का ध्यान ही न हो, जब हमें कीमतों का ध्यान ही न हो तो हम क्या करेंगे? जैसे हम होता है ना, सब्जी खरीदने जाते और गलत गलत सब्जियां, महंगी महंगी सब्जियां खरीद के आते। क्यों खरीद के आते? तब लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, हमें लगता है हम सस्ता लाए, लेकिन हम बेवकूफ़ बनकर आ चुके होते हैं। सो नो नॉलेज ऑफ प्राइसेस, यस और नो? एंड स्पेक्युलेटिव गुड्स बोले तो सट्टा। सर स्पेक्युलेटिव गुड्स में क्या होता है, व्हेन यू ट्राई टू प्ले अराउंड विद द प्राइस एंड यू डू इट इन अ स्पेक्युलेटिव मार्केट, तो उससे क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ डिमांड तब बढ़ती जब उसके भाव बढ़ते। तो हायर द प्राइस हायर द डिमांड, लोअर द प्राइस लोअर द डिमांड। करेक्ट। तो ये 8वां एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड हुए। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? ceteris paribus, इफ द प्राइस गोज अप द डिमांड कम्स डाउन, इफ द प्राइस गोज डाउन द डिमांड गोज अप। ये था ceteris paribus हमारा लॉ ऑफ डिमांड। और हमने ये जो 8 पॉइंट पढ़े वो लॉ ऑफ डिमांड के खिलाफ जाते हैं। करेक्ट। उसके बाद आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सर इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड की जब हम बात करते हैं तो डिमांड में 2 चीज़ों में चेंज आते हैं। करेक्ट। सबसे पहला होता है सर मूवमेंट ऑन द सेम कर्व, और दूसरा होता है शिफ्ट ऑफ कर्व। अब मूवमेंट ऑन द सेम कर्व ये होता है कि जब सेम कर्व पर ऊपर नीचे आप आ जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हेन यू आर डूइंग चेंजेस इन प्राइस एंड ओनली प्राइस एंड अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स व्हेन यू ट्राई टू डू a change in the demand due to factors other than price. Correct. So when you do a change for factors other than price, so the demand curve does not remain same, the demand curve keeps on shifting. Yes or no? तो यहाँ पर other factors are constant, price is changing. यहाँ पे price is constant, other factors are changing. यहाँ पर P is constant, अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग। और यहाँ पर P इज चेंजिंग, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। करेक्ट। इसको कहा जाता है मूवमेंट ऑन द सेम कर्व, इसको कहा जाता है शिफ्ट ऑफ कर्व। करेक्ट।
इसको कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसको कहा जाता है चेंज इन डिमांड। इसको कहा जाता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसको कहा जाता है इंक्रीज और डिक्रीज। बोलो साहब, इसमें कहीं कोई डाउट? तो अब आपको कोई बोलता है चेंज इन डिमांड और कोई दूसरा जना बोलता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो नॉन इकोनॉमिक्स वाले बच्चे के लिए सेम बात है, पर इकोनॉमिक्स वाले के लिए तो बहुत अंतर है। चेंज इन डिमांड बोला मतलब अदर फैक्टर्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला मतलब रीजंस ओनली ड्यू टू प्राइस एंड प्राइस। यस और नो? क्लियर? इसके बाद आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोले तो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। किसी भी एक चीज के अंदर बदलने की क्षमता उन कारणों से जो उसे प्रभावित करते हैं वो इलास्टिसिटी कहलाता है। प्राइस is one of those factors, income is another factor and cross elasticity is also another factor। प्राइस के कारण चेंज आता है, प्राइस अप डिमांड डाउन, प्राइस डाउन डिमांड अप। तो जब रिलेशनशिप निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा प्राइस में, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं या तो डेल्टा क्यू या डेल्टा पी में से एक नेगेटिव आएगा, हाँ या ना? तो आंसर प्राइस इलास्टिसिटी में आएगा नेगेटिव। इनकम इलास्टिसिटी में आंसर कैसे आ सकते, पॉजिटिव, नेगेटिव या बोथ? बताइए। सर इनकम अप होती है तो डिमांड भी अप होती है, लेकिन इनकम कई बार अप होने के बाद कई चीजों की डिमांड कम भी हो जाती है, वो कहलाता है इंफीरियर गुड्स। तो वो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप क्या है एक गुड्स का दूसरे से। तो वहाँ कैसा आंसर आएगा, वहाँ पे भी बोथ आ सकता है सर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। करेक्ट। इसी को हम लोगों ने कैलकुलेट करना चालू करा था, तो बेसिक फॉर्मूला हम निकाल के लाए थे सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसको हम सिंबॉलिकली डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब मेरे को छोटे छोटे दो एक बात बताओ, अगर मेरे प्रोडक्ट के मिलते जुलते सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं और मैं अपना दाम थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो मेरी डिमांड थोड़ी सी कम होगी या बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी? सर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। करेक्ट। तो बहुत ज़्यादा चेंज होने का मतलब है इट्स हाईली इलास्टिक। अच्छा, मेरी प्रोडक्ट के मार्केट में दूसरे कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो मैं प्राइस बढ़ाता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा या थोड़ा सा? सो दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक। तो पहला वाला था इलास्टिक, दूसरा वाला था इन इलास्टिक। तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी में पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, दूसरा आता है पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी ना कंज्यूमर बजट। आप नेसेसिटीज के प्रति इलास्टिक रहोगे या इन इलास्टिक रहोगे, ये बताओ। करेक्ट। ठीक है, ओके। अगर कोई चीज़ आपकी नेसेसिटी है तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, कोई चीज़ आपके लिए लग्जरी है तो आप उसके प्रति इलास्टिक रहोगे। जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, जिसके लिमिटेड यूजेस होते हैं उसकी डिमांड मल्टीपल यूजेस वाले की इन इलास्टिक होती है, कि अगर उसके भाव बदले भी तो भी इतने सारे यूज है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते। जैसे हमारा डेटा नेटवर्क, हमारा मोबाइल फ़ोन आज की तारीख में सिंगल यूजेज नहीं मल्टी यूजेज है, तो महंगा हो भी जाए, मोटा भाई आपसे मुझसे और पैसे ले भी ले तो भी हम रुक नहीं पाएंगे, हमको पैसे देना पड़ेंगे। करेक्ट। पांचवा पॉइंट है टाइट डिमांड। टाइट डिमांड का विशेष तौर से ध्यान रखना, टाइट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जैक्टली सेम नहीं है। टाइट डिमांड में एक गुड्स प्राइमरी होता है, दूसरा गुड्स सेकेंडरी होता है, और सेकेंडरी वाला जो गुड्स होता है उसकी खुद की कोई प्राइस इलास्टिसिटी नहीं होती है।
करेक्ट. सो टाइट डिमांड इज नॉट दैट जो आपको सेकेंडरी मतलब वो प्राइस इलास्टिसिटी दे. तो सेकेंडरी जो गुड्स होते हैं उनकी खुद की कोई प्राइस इलास्टिसिटी नहीं होती, वो जुड़े होते हैं प्राइमरी गुड्स के साथ. करेक्ट. हेलो, आया या नहीं आया? करेक्ट. उसके बाद आता है प्राइस रेंज. बहुत हाई रेंज वाली चीज़ है और बहुत लो रेंज वाली चीज़ है. वो 50 लाख की मर्सिडीज़ पे कभी कोई डिस्काउंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, और तो और वो 1 रुपए की माचिस भी 2 रुपए हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता. तो बहुत हाई रेंज और बहुत लो रेंज की चीज़ों में क्या होता है, कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. तो डिमांड इन इलास्टिक होती है, ध्यान रखना. दे हैव इन इलास्टिक डिमांड. करेक्ट. अब 5 प्रकार की इलास्टिसिटीज़ के डायग्राम्स देख लीजिए. चलिए मैं आप लोगों को ये छुपा देता हूँ, सिर्फ ग्राफ दिखाता हूँ. तो अब आप मुझे बताओ ये कौन सी वाली इलास्टिसिटी का ग्राफ है. ये बढ़िया, ऐसे पूछता हूँ, चलो क्विज बन जाएगा. सर ये वाला ग्राफ कौन सी इलास्टिसिटी का है? सर इसका नाम क्या है बताओ. सर दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक. करेक्ट. प्रॉपर नाम टाइप करना. दूसरा नाम बताओ. अब देखो यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा चेंज है, डिमांड में थोड़ा सा चेंज है. तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस में बड़ा चेंज है, डिमांड में छोटा चेंज है. तो कौन सा कहलाएगा ये? वो वर्ड यूज़ नहीं करना हमको, रिलेटिवली इन इलास्टिक. ये कौन है? कस्तूरी जी, ऐसा नहीं करना अपने को. रिलेटिवली इन इलास्टिक हमें से बोलना है इन इलास्टिक. वो रिलेटिव वर्ड बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है पर्सन टू पर्सन. इन इलास्टिक, वेरी गुड. अब ये वाला बताओ. जितने परसेंट प्राइस चेंज करा उतने परसेंट डिमांड में चेंज दिख रहा है. तो अब ये क्या है? सर इसका नाम है यूनिट इलास्टिक. इसको क्या कहोगे? सर इलास्टिक. और इसको क्या कहोगे? वाह यार, मेरी द प्रांजिल तो आज बिल्कुल फ्लो में बैठी है, मस्त. द प्रांजिल सारे जवाब दे रही है आज. द नीमच की द प्रांजिल. हैप्पी टू सी दैट. गुड. बिल्कुल आज जोश में है ये. बिल्कुल खटाखट खटाखट चल रहा है इसके जवाब. गुड गुड गुड. परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है. अच्छा, यूनिट इलास्टिक जो डिमांड कर्व होता है, इसका एक नाम और है. इस यूनिट इलास्टिक का नाम एक और दिया हुआ है. वो कौन सा है अगर आपको पता हो तो? हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. वेरी गुड. सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का? कि इसके पॉइंट्स पे जितने भी स्क्वायर्स बनेंगे ना ऐसे, उन सब का एरिया सेम आएगा. बस जितने भी स्क्वायर्स बनते हैं उन सब का एरिया इक्वल आएगा. करेक्ट. अच्छा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन होगा? चलो बताओ. कौन सी वाली इलास्टिसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस का डायग्राम बनाएगी? और पैरेलल टू वाई एक्सिस?
परफेक्टली इन इलास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो ये आपकी मेरी इलास्टिसिटीज हो गई। अब अपन इनकम इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये इलास्टिसिटी के अंदर जो अपन है उसमें मॉड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी में? सर लगाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी सर, वो -1.6 एंड -0.4 में मैथमेटिकली ये बड़ा दिखता है, जबकि इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये तो दोनों को मॉड लगा दो तो ये 1.6 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, तो फिर ये बड़ा नज़र आएगा। अच्छा, ये मॉड इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी में भी लगाना है क्या? नहीं सर, वहाँ नहीं लगाएंगे। वेरी गुड, इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल दिस दैट मीन्स यू आर गुड, नाइसली प्रिपेयर्ड। अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा, वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, अब अपन इनकम इलास्टिसिटी की डिमांड पर आते हैं। तो इनकम इलास्टिसिटी की डिमांड में पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जनरली इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, पर कौन से गुड्स की बढ़ती है सर? वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो उसके लिए मैंने एक नंबर लाइन प्रिपेयर करी थी, अगर आपको याद हो तो। वो नंबर लाइन कैसी थी सर? वो नंबर लाइन कुछ ऐसी थी सर। सर ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। पॉजिटिव में 0 से लेके 1 तक अगर मेरी इलास्टिसिटी आ रही है तो मैं क्या कहूँगा उसको? और मोर देन 1 वाले को क्या कहूँगा? 0 से 1 तक आ रहा था वो क्या कहला, कौन से गुड्स कहला रहे थे सर? वो नॉर्मल गुड्स कहला रहे थे। और मोर देन 1 में सर लग्जरी गुड्स। और नेगेटिव में मोर देन 1 लेस देन 1 था क्या, या सीधे सीधे इंफीरियर था? सर वहाँ लेस देन 1 मोर देन 1 कुछ भी नहीं था, वहाँ सीधे सीधे इंफीरियर था। अच्छा, एक बार बताओ, अगर इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम अप होगी तो इंफीरियर की डिमांड का क्या होगा? इनकम अप तो इंफीरियर की डिमांड डाउन। अच्छा, आप ध्यान से देखना, मेरे हैंड्स को देखना। अगर इंफीरियर के केस में इनकम कम होती है तो इंफीरियर की डिमांड का क्या होगा? तो कैसा रिलेशनशिप है इनकम और इंफीरियर गुड्स में? इनवर्स रिलेशनशिप है, वेरी गुड। अच्छा, इसी इंफीरियर के अंदर से गिफन निकल के आता है। गिफन को तुम इनकम से कंसीडर करोगे या प्राइस से कंसीडर करोगे? गिफन गुड्स, जी फॉर गिफन है, इनकम से कंसीडर नहीं होगा, वो प्राइस से कंसीडर होगा। इंफीरियर सिर्फ इनकम से कंसीडर होंगे, याद रखना। आई फॉर इंफीरियर, आई फॉर इनकम। ये देखो, दोनों का डायग्राम बना के दिया है मैंने, ध्यान से स्पेसिफिकली देखोगे तो ये डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिमांड दोनों जगह रखी है, लेकिन यहां पर प्राइस रखा है और यहां पर इनकम रखी है। ध्यान से देखो इस डायग्राम को। आ गया? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा बेटा अपना? सर फॉर्मूला ऐसा बनेगा सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, पी की जगह वाई अपॉन डेल्टा वाई होगा। ओके, ये normal goods will have income elasticity as positive, inferior goods will have income elasticity is negative, income elasticity is more than 1. करेक्ट सर। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी होती है जिसमें एक के प्राइस का चेंज दूसरे की डिमांड पे दिखता है, तो सर उसमें हम क्या करते हैं सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फार्मूला वही होता है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई होता है। तो क्या लाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी तो आएगा, लेकिन इस बार क्यू होगा एक्स का और पी होगा वाई का।
हाँ या ना? तो इस बार दोनों अलग अलग देखेंगे, प्राइस एक का देखेंगे, डिमांड दूसरे की देखेंगे। ओके, तो इसके लिए क्रॉस इलास्टिसिटी में अपन ने क्या देखा था? अच्छा एक बात बताओ, अब अपन इसमें आइडेंटिफाई करेंगे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से, करेक्ट? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या केस कैसा होगा? अगर पेप्सी की प्राइस ऊपर जाती है तो कोक की डिमांड कहाँ जाएगी बताओ? अगर पेप्सी का प्राइस अप है तो कोक की डिमांड किधर जाएगी, अप या डाउन? तो अगर पेप्सी अप है तो कोक, पेप्सी का प्राइस अप है तो कोक की डिमांड अप है, पेप्सी का प्राइस डाउन है तो कोक की डिमांड डाउन है। तो मतलब एक के प्राइस से दूसरे की डिमांड पे कैसा फर्क पड़ रहा है? ये रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट है या इनवर्स है? सर डायरेक्ट है, ठीक है। हाँ, अब ये डायरेक्ट है। वहीं पे अगर मैं कहूँ पेट्रोल महंगा होता जा रहा है तो व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? अगर पेट्रोल महंगा होगा तो व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी या कम? और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो रिलेशनशिप कैसा है ये वाला? तो इसका मतलब जहां पर रिलेशनशिप डायरेक्ट है वहां आंसर क्या आएगा इलास्टिसिटी का? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? जहां रिलेशनशिप डायरेक्ट है, नीता, नीता ने गलती करी। और जहां पर रिलेशन, अगर अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको बोले कि द प्रोडक्ट बिटवीन एक्स, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इज +3, व्हाट इज एक्स एंड वाई? ऑप्शन में देगा सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ या नन। अगर वो बोल दे द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज -3, व्हाट आर दे? सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ या नन? आया, समझ में आया? करेक्ट। तो यहां आकर आपका मेरा डिमांड हो गया समाप्त। चले नेक्स्ट पर, हाउस द जोश? करेक्ट, ओके। अब मैंने आप लोगों को आगे होकर बहुत सारा डिटेल में भी पढ़ाया आर्क इलास्टिसिटी और दूसरी चीज़ों को लेकर, जो कि आपके स्टडी मटेरियल का हिस्सा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। स्टडी मटेरियल में नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है, तो इसलिए आप चिंतित ना होइए। लेकिन आप आर्क इलास्टिसिटी जानते हैं। आर्क इलास्टिसिटी कब यूज़ होगी बेटा? जब वेरिएशंस छोटे छोटे हों या बहुत बड़े हों, आप बताइए। आर्क इलास्टिसिटी जब वेरिएशंस बहुत छोटे हों या बहुत बड़े हों। मैं पॉइंट इलास्टिसिटी नहीं बोला। पॉइंट इलास्टिसिटी में वेरिएशन छोटे छोटे होते हैं बहुत, जहाँ पर हम गिन नहीं सकते। और आर्क इलास्टिसिटी में वेरिएशन जब बहुत बड़े बड़े होते हैं तब अपन जाकर उसका एवरेज आउट निकालते हैं। अगर आपको याद हो, फॉर्मूला याद दिलाऊं आर्क इलास्टिसिटी का? वो कैसा था सर? वो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1 था। याद आया? मैंने क्लास में वो बना के बताया था कि एक बार का प्राइस क्वांटिटी दूसरी बार का प्राइस क्वांटिटी सेम डेटा को ऊपर नीचे करके रखा था, और सेम डेटा के कारण वेरिएशन आ रहा था आंसर में। तो उसको सुधारने के लिए, ताकि वेरिएशंस ना आए, हम लोगों ने उसको एवरेज आउट करा था। याद आ गया? चलिए, गुड इनफ। आगे बढ़े अब अपन। ये हो गया आपका डन।
अब अपन चलते हैं इसी चैप्टर 1 के आपके उस शुरुआती वाले पोर्शन पे, जहाँ पर एक सेकेंड में निकालूं चैप्टर बेटा। चलिए, सो नाउ वी कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अनदर पार्ट वाज बेसिक्स ऑफ सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी तक मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया, तो लॉ ऑफ डिमांड में आप किसकी तरफ से सोच रहे थे, कस्टमर की तरफ से या फिर सप्लायर की तरफ से? कस्टमर की तरफ से। लॉ ऑफ सप्लाई में किसकी तरफ से सोचना है? प्रोड्यूसर एंगल। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड था, सप्लायर हायर द प्राइस लोअर द डिमांड करेगा या सप्लायर हायर द प्राइस हायर द सप्लाई करेगा? सर हायर द प्राइस हायर द सप्लाई करेगा सर। वो समाज सेवा करने नहीं बैठा है, वो तो जितना प्रॉफिट कमाना चाहे कमा सकता है। यस और नो? तो रिलेशनशिप कैसा मिलेगा, डायरेक्ट या इनवर्स? सर डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा, बराबर है। अच्छा, सप्लाई फ्लो है या स्टॉक है? एक छोटा सा पॉइंट का मेरे को और जवाब दो। जितनी क्वांटिटी मैंने प्रोड्यूस करी है और जो मार्केट में ऑफर फॉर सेल करी है, तो सप्लाई किसको गिनूंगा, जितना प्रोडक्शन करा है वो या जो ऑफर फॉर सेल करा है वो? करेक्ट। तो सर डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा, तो ये डायग्राम देखिए। और लॉ ऑफ सप्लाई भी वही होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्राइस गोज अप द सप्लाई गोज द अप, इफ द प्राइस गोज डाउन द सप्लाई गोज डाउन। देखिए ये देखो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है। यही चीज डिमांड में इन्वर्स थी। डन। अब उसी हिसाब से मूवमेंट ऑन द सेम कर और शिफ्ट ऑफ कर की बात करो, तो अब आप मुझे खुद बताओगे। यहाँ पर मैं डायग्राम में काम करता हूँ, डायग्राम में ये वाला डायग्राम ये रहा। अब आप बताओ ये इसमें कौन सा शिफ्ट ऑफ कर्व और कौन सा सप्लाई है? सॉरी, मूवमेंट ऑन द सेम कर और शिफ्ट ऑफ कर्व कौन सा है इसके अंदर? फर्स्ट और सेकंड करके बताओ मुझे, विच इज मूवमेंट ऑन द सेम कर्व? सेकेंड वाला इज मूवमेंट ऑन द सेम कर्व, करेक्ट। सेकेंड वाले में मूवमेंट ऑन द सेम कर्व में क्या चेंज हो रहा है, प्राइस या अदर फैक्टर्स? सेकेंड वाले में। और फर्स्ट वाले में शिफ्ट ऑफ कर्व है, उसमें क्या हो रहा है? अदर फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ इसके अंदर, अगर मैं अब मेरे को बताना फर्स्ट या सेकंड में से मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई,
फर्स्ट है या सेकंड? अच्छा, वहाँ बना हुआ भी है, तुमको दिख गया होगा बदमाशों सबके सब, मेरा ध्यान नहीं गया कि वहाँ बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई वाली जो उतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जितनी अपने को उधर थी, और यहाँ एक्सेप्शंस नहीं आते, यहाँ बहुत सिंपलिस्टिकली चलता है फिर मामला अपना। देखें, अब यहाँ पर भी अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब निकालेंगे, अच्छा यहाँ पर भी अजम्पशंस हैं सर, ना टेक्नोलॉजी बदलेगी ना अदर फैक्टर्स, मतलब सारे अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा गया तो ही लॉ ऑफ सप्लाई लागू होगा। तो ये सब कौन है? ये बेसिकली कुछ और नहीं सर, ये अदर फैक्टर्स हैं। यस और नो? करेक्ट। उसके बाद अगर हम आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में अपन ने क्या सीखा सर? सर परसेंटेज चेंज इन डिमांड रखूंगा या सप्लाई रखूंगा इस बार? सर परसेंटेज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन इस बार क्वांटिटी डिमांडेड की जगह क्वांटिटी सप्लाइड रहेगी। करेक्ट। अब एक बात बताओ, अभी आपने मेरे साथ बात करी कि रिलेशनशिप डायरेक्ट है, तो प्राइस जब आप इलास्टिसिटी निकालोगे तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो वो है अपना कोएफिशिएंट है, वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए, पेरिसेबल गुड्स जैसे सब्जियां, दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, इनको मैं रातों रात सप्लाई बढ़ा सकता हूँ क्या कि ये पेरिसेबल नेचर की चीज़ है? इसमें ज़्यादा पैसे दे भी दूंगा तो ज़्यादा सप्लाई मिल जाएगी क्या, या मिलावट होगी फिर? तो सर फिर मिलावट होगी। जैसे अभी दिवाली में आप कभी सोचते हो कि एकदम से इतनी सप्लाई कहाँ से आ जाती मिठाइयों की? सर वो मिलावट का खेल रहता है, गाय भैंस कोई एक्स्ट्रा दूध थोड़ी ना देते हैं। करेक्ट। तो रिलेशनशिप डायरेक्ट आएगा। अच्छा, नेचर ऑफ कमोडिटी, तो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स की सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक या इन इलास्टिक? हाँ, और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की सप्लाई? जिस प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोडक्शन में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, मैं रातों रात उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, तो उसकी सप्लाई क्या कहलाएगी, इलास्टिक या इन इलास्टिक? सर उसकी सप्लाई इन इलास्टिक कहलाएगी। और जिस प्रोडक्ट की मैं डिमांड, मतलब जिस प्रोडक्ट की सप्लाई मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ और सिंप्लीफाइड प्रोसेस है और जल्दी बन जाता है, तो उसकी सप्लाई? जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन प्रोसेस सिंपल है उसकी सप्लाई क्या होगी? और जिसका प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है? वेरी गुड, ये पढ़ के देख लो जरा चारों। डन हो गया। चलो इस पे भी छोटा सा कोई, इस पे भी वही करते हैं अपन लोग। चलिए अब आप ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताते जाइए मेरे को। ये कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है? प्राइस बढ़ रहा है उसके बावजूद सप्लाई नहीं बढ़ रही है, सप्लाई सेम है।
सर ये आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक, करेक्ट। अब ये वाला बताइए, प्राइस में ज़्यादा चेंज है, सप्लाई में छोटा चेंज है, मतलब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में बड़ा चेंज है और सप्लाई में छोटा चेंज है। सर इन इलास्टिक, बेटा रिलेटिवली वर्ड यूज नहीं करना है मुस्कान बिटिया, रिलेटिवली लेस इलास्टिक मोर इलास्टिक बोलने में हमेशा एक वो क्लैरिटी का अभाव रहता है, इसलिए इन इलास्टिक बोलो या इलास्टिक बोलो, वो ज़्यादा क्लियर रहता है। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला, जितना प्राइस मैंने बढ़ाया है उतना सप्लाई बढ़ी है, तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एग्जैक्टली सेम है, तो आंसर आएगा यूनिट इलास्टिक। वेरी गुड। हो गया। अब ये वाला बताओ, प्राइस में छोटा सा चेंज है, डिमांड में बड़ा चेंज है, तो मतलब परसेंटेज चेंज, सॉरी सप्लाई में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात करें तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी मोर देन 1, इसको बोलेंगे इलास्टिक। आया ना? और इसमें क्या होगा? सर नो चेंज इन प्राइस बट सप्लाई चेंजिंग, तो ये कहलाएगा इन्फिनाइट, आएगा आंसर परफेक्टली इलास्टिक। हाँ या ना? आ गया? हो गया? चलो ग्रेट। तो डिमांड भी हो गया, सप्लाई भी हो गया। एक 5 मिनट का ब्रेक ले लें। So after completing now supply, we go further to the next chapter, which is markets and its equilibrium. Markets की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि मार्केट में अकेला ना डिमांड होती है ना सप्लाई होती है। जो लाइन में आपको बोलता हूँ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वो हट जाती है। मार्केट्स में डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल लेवल पर प्ले करते हैं। जैसे अगर मैं आपकी तरफ से डायग्राम बनाऊं, तो अगर आपकी तरफ से ये डायग्राम है डिमांड का और फिर ये डायग्राम है अगर सप्लाई का, तो जहाँ पर ये दोनों जाके इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट जैसे इस पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ पोजीशन वेयर द बायर is willing and able to buy and the seller is willing and able to sell the agreed quantity at agreed price. So the willingness to buy and sell the agreed quantity at agreed price is called equilibrium. और सबसे पहली बात, मार्केट के अंदर, मार्केट कौन सी जगह होती है? मार्केट के लिए एक फिजिकल प्लेस होना जरूरी है क्या बच्चों? क्या जरूरी है कि फिजिकली मार्केट होना जरूरी है आमने सामने? चलती ट्रेन में सब्जी का ठेला, पानी पूरी वाले का ठेला, चलती ट्रेन, उड़ता हवाई जहाज, सब जगह मार्केट है। तुम्हारे मेरे फ़ोन पे क्लिक करके आप और हम ऐप से सिलेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस चेक करें, सो दैट इज ऑल्सो अ मार्केट। येस और नो? सर मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर देर इज अ बायर, देर इज अ सेलर. The buyer is willing and able to buy, seller is willing and able to sell the agreed quantity at agreed price. Buyer knows what he is buying, seller knows what he is selling, and there is a bargain for price. Bargain का मतलब भावताव या वैल्यू फॉर मनी, बस इतना बताओ मेरे को। बार्गेन के लिए भावताव होता है या वैल्यू फॉर मनी होता है वो? यस बच्चों, वेरी गुड, वैल्यू फॉर मनी। तो प्लेस इज नॉट कंपल्सरी फॉर मार्केट। वेरी गुड। ये देखिए इक्विलिब्रियम। सर इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? इस इक्विलिब्रियम के कुछ एक नाम और भी हैं। इसको मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं, इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, और इसको माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं।
बोलो साहब, यस और नो? ये ना, ये टेबल देखिए, आपको समझ में आती है? इस टेबल पे इक्विलिब्रियम किधर है मुझे ढूंढ के बताओ। करेक्ट। समझा? कॉन्सेप्ट इतना क्लियर? अब हमको एक और चीज पढ़नी है, मार्केट्स के टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में बात करनी है आपको मेरे को। करेक्ट, आइए उसको देखें। सर सबसे पहले एक फंडामेंटल समझ लीजिए, वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, मेरे को वैसे समझा लेने दीजिए। सर बेसिकली मार्केट के दो टाइप होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, उसके कुछ गुण होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहला गुण, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। फ्री एंट्री एग्जिट। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एग्जिट, यूनिफॉर्म प्राइस, an absence of transportation and selling cost. करेक्ट। अब सर होता क्या है कि इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है, इफ एनी ऑफ द कंडीशंस डू नॉट गेट फुलफिल्ड, तो हम यहां से उठ के चले जाते हैं इधर, जो कहलाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली तैयारी तब होता है जब आप ये पांच में से कोई सी एक शर्त को डिस्टर्ब करते हो। तो जब आप इम्परफेक्ट कंपटीशन की शर्तें डिस्टर्ब होती हैं तो वहां पर नीचे नए नए 2-3 स्वरूप बन के आते हैं। एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली, दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और तीसरा आता है ओलिगोपोली। करेक्ट। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ये तीनों काय का पार्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन का। इम्परफेक्ट कंपटीशन कब बनती है सर? सर जब परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड शर्तों के साथ कुछ एक आध दो कम ज्यादा होती है तो हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में जाते हैं, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में जाते ही होते तीन हमारी खुल जाती है। बोलिए साहब, क्लियर? करेक्ट। अब इसके अंदर अपन आइए देखते हैं। सर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स बताए थे, इनमें से किसी में भी डाउट है क्या आपको? या तो मैं आपको ऐसे 1 बाय 1 पढ़ाऊँ, या मैं एक ऐसा रैपिड फायर पूछता हूँ। आई थिंक रैपिड फायर विल बी फार बेटर। आप मुझे आंसर देते जाना, ठीक है? रैपिड फायर पूछूं चारों को मिक्स करके पूछूं? आप मार्केट का नाम बताते जाना, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता जाता हूं, आप मार्केट का नाम बताते जाना, ठीक है?
नंबर ऑफ सेलर्स 1. आपके पास 4 ऑप्शन है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली. हर बार यही 4 ऑप्शन रहने वाले हैं. ठीक है. नंबर ऑफ सेलर्स 1. ठीक है. फ्री एंट्री एग्जिट. ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी अलाउड है. फ्री एंट्री एग्जिट. वो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा ढंग से फॉर्मेट नहीं करा. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आ सकता है वो. अच्छा. नंबर ऑफ सेलर्स फ्यू. ओलिगोपोली. ठीक है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक्सट्रीमली डिफरेंट. ठीक है सर. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पहला था एक्सट्रीमली डिफरेंट, अब मैं चेंज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स प्रोडक्ट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. करेक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट. करेक्ट. परफेक्ट कंपटीशन. अच्छा. प्राइस टेकर. प्राइस टेकर. ठीक है. प्राइस प्राइस मेकर. वेरी गुड. किंग्ड डिमांड कर्व कॉन्सेप्ट. किंग्ड डिमांड कर्व कॉन्सेप्ट. ओके. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नन टू सब्सटेंशियल. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नन टू सब्सटेंशियल. हाँ. वेरी गुड. प्रांजल क्वेश्चन था किंग्ड डिमांड कर्व. KINKED. वो मुड़ा हुआ डिमांड कर्व होता ना, ऐसा और ऐसा. वो तो वो उसका आंसर है ओलिगोपोली. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नन टू सब्सटेंशियल. वेरी करेक्ट. ओलिगोपोली. अच्छा. द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मतलब काफी सारे सब कवर ही हो गए अपने. सारे सीख लिए. अच्छा. इसमें एक दो चीजें और बता देता हूं मैं आपको. हाँ. मोनोपोली, जैसा एक मोनोपोली होता है ना, वैसा ही एक डुओपोली भी होता है. डुओपोली में क्या होगा आप खुद बताओ मुझे सोच के जरा. टू सेलर्स. ठीक है. एक और नया वर्ड बताता हूं. मोनोप्सोनी. मोनोप्सोनी क्या होता है? सुना है कि नहीं सुना है? सिंगल बायर. अच्छा. अब ऐसे ही एक ओलिगोप्सोनी भी होता है. वेरी गुड. फ्यू बायर्स. उसके बाद एक होती बायलैटरल मोनोपोली. उसका क्या मतलब होता है बायलैटरल मोनोपोली का? सर वो होता है सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर. करेक्ट.
याद है ये वाले? करेक्ट। चलो, तो ये अपने मार्केट्स भी हो गए और मार्केट्स के टाइप भी हो गए। अच्छा, रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन सा वाला मार्केट अप्लाई होता है रियलिटी में? रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा मार्केट कौन सा अप्लाई होता है? राकेश सिंह जी, आप गलत बोल रहे हो। परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में बहुत कम दिखता है। सबसे ज़्यादा दिखता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। करेक्ट। तो ये अपना चैप्टर नंबर 1 के अंदर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम और मार्केट्स का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। फिर हमारा चैप्टर 2 कौन सा है? चैप्टर 2 है हमारा नेशनल इनकम। करेक्ट। और चैप्टर 3 है हमारा अपना उसका बजट। करेक्ट। तो अपन एक काम करते हैं, पहले अपन बजट ले लेते हैं, उसके बाद नेशनल इनकम ले लेंगे, चलेगा? ठीक है ना? तो अब बजट के अंदर जब अपन चलते हैं तो बजट था चैप्टर 3। एक सेकेंड, एक मिनट बेटा रुको। चलिए, सो सर बजट बेसिकली, बजट और अकाउंट में बेसिक अंतर क्या होता है? बजट सर पहले बनता है और अकाउंट कुछ हो जाने के बाद उसकी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है। हमारे यहाँ का फर्स्ट बजट किसने बनाया था? हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर षणमुखम चेट्टियार। हेलो, करेक्ट। और 26 नवंबर 1947 को उनने पहला बजट बनाया। अच्छा, उसके बाद अब हमारे देश में बजट कौन सी तारीख को आता है ये बताइए? अभी प्रेजेंटली इन 2020 28 फरवरी को आया करता था पहले। अब नई तारीख क्या है उसकी? सर 1 फेब को आती है। अच्छा, भारत सरकार सेपरेट बजट बनाती थी रेलवेज का, तो एक समय पर रेलवे बजट था। अब रेलवे बजट अलग से आ रहा है या रेलवे बजट अलग से नहीं आता? रेलवे बजट अब अलग से नहीं आता, वो कंबाइन हो जाता है उसके अंदर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो भारत सरकार इसके अंदर ये 2 ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे जिन्होंने कभी कोई बजट नहीं प्रस्तुत करा। एक डॉक्टर H.N. बहुगुणा एंड K.C. नियोगी वर द ओनली 2 फाइनेंस मिनिस्टर हु डिड नॉट प्रेजेंट एनी इंडियन बजट। ये K.C. नियोगी नाम लिख लेना प्लीज। करेक्ट। सबसे ज़्यादा बजट किसने दिए? मोरारजी देसाई जी ने 10 बजट दिए। ओके। अच्छा, बजट के अंदर 2 प्रकार के रिसीट्स होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। जिस रिसीट का और जिस पेमेंट का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा आगे नहीं जाता है तो वो कौन सा कहलाएगा? रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। ओके। और जिन चीज़ों के बेनिफिट या फ़ायदे 1 साल से ज़्यादा जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? कैपिटल। ओके। अगर जितनी रिसीट्स हैं उतना एक्सपेंडिचर है तो ये बजट कैसा कहलाएगा? ओके। अगर रिसीट्स ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम है तो कौन सा बजट कहलाएगा? सरप्लस। करेक्ट। जिस जगह पर रिसीट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? डेफिसिट बजट। हर बार डेफिसिट बजट बनाना अच्छी बात है? अच्छा, अब इसका उल्टा भी पूछता हूँ, हर बार डेफिसिट हो जाना भी बुरी बात है क्या?
अगर डेफिसिट इन रिगार्ड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो रहा है तो गुड थिंग और अ बैड थिंग? बट अगर डेफिसिट ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक बिल्डिंग रोड्स, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, जो आगे चल के देश की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, तो चलेगा? इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग, करेक्ट। तो अब डेफिसिट बजट जो है वो कई बार देश के लिए अच्छा है या कई बार ज़रूरत हो जाती है। अभी जैसे कोरोना वायरस के टाइम पर देश के अंदर क्या हो रहा है, सरकार ने लोगों को फ्री खाना दिया है, पैसे दिए हैं खाते में, तो डेफिसिट बजट होने के कारण तो सरकार का इस बार क्या होगा, और देश धंधे चले नहीं तो जीएसटी कलेक्शन नीचे जाएगा और हमारे खर्चे बढ़ेंगे, तो इस बार देश के अंदर डेफिसिट आएगा कि नहीं आएगा? करेक्ट। अब बताइए, इसमें आपको कहीं कोई डाउट या डिस्कशन में इसमें कोई कैपिटल रेवेन्यू, बैलेंस, डेफिसिट, ये पूरा मैंने दिया हुआ है। हाँ, मेरे को ये तो बता दो, फिस्कल डेफिसिट और बजट डेफिसिट में बेसिक अंतर क्या है? बड़ा वर्ड कौन सा है, फिस्कल डेफिसिट या बजट डेफिसिट? करेक्ट। फिस्कल डेफिसिट बड़ा है, उसमें इस साल का बजट डेफिसिट और पुराने सारे पाप इकट्ठे हो जाएंगे, तो सबसे बड़ा है फिस्कल डेफिसिट। और याद रखना, फिस्कल डेफिसिट इज एफ फॉर फिस्कल, एफ फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो हु मेक्स द बजट? फाइनेंस मिनिस्ट्री मेक्स द बजट, एंड द ओवरऑल इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। देखो लिख रहा है। यस, फिस्कल इंक्लूड्स बजट, बिल्कुल सही। ये चार्ट पूरा क्लियर है अपने को? इस चार्ट में कहीं कोई डाउट है? हाँ, दिस वॉज वेरी इलेबोरेटिवली एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो लेक्चर्स विच यू हैव सीन, करेक्ट। और फिर ये कुछ की टर्मिनोलॉजीज थी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सालाना खर्च का हिसाब किताब, और उसके बाद 4 फंड थे, उन चारों फंड को समझाया उसने, कंसोलिडेटेड फंड, डिमांड फॉर ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन बिल एंड बजट, इसी के थ्रू आता है फाइनेंस बिल। ये हमने 1-on-1 बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। एम आई करेक्ट? कंटिजेंसी फंड से कोरोना का खर्चा चल जाएगा क्या, ये पब्लिक अकाउंट से चलेगा? ये भी अपनी बात हुई, आप बताओ मुझे। कंटिजेंसी फंड से 500 करोड़ का है, तो अभी जो खर्चा चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है? पब्लिक अकाउंट। करेक्ट। ग्रेट। तो ये बजट का भी हो गया अपना डिस्कशन, ठीक है। अब किस पे आएंगे अपन? अब अपन आएंगे नेशनल इनकम पर, करेक्ट। एक
एक सेकेंड, चलिए। तो हम नेशनल इनकम की बात करें तो पहली बात तो मुझे याद दिला दो, नेशनल इनकम मतलब तुम्हारी मेरी कमाई गिनी जा रही है या पूरे देश की कमाई गिनी जा रही है? सर पूरी कंट्री की। अब उसमें मुकेश अंबानी की कमाई, अनिल अंबानी की कमाई, पान वाले की कमाई, एयरलाइन वाले की कमाई, सब्जी वाला, कारपेंटर, प्लम्बर, सब जनों को जोड़ लिया है। तो सब लोगों की कमाई को अगर मैं डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर टोटल इनकम ऑफ द नेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा पर कैपिटा इनकम, करेक्ट? सो दैट पर कैपिटा इनकम, अच्छा पर कैपिटा इनकम इज द रियल पोजीशन ऑफ द कंट्री और इट इज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, ये बताओ। सो इट्स अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं आपको बोलूँ द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री हैज गॉन अप, इज इट अ गुड थिंग और यू कैन नॉट से? मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आप इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम लीड्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड एवरी इंडिविजुअल, करेक्ट और इनकरेक्ट? सर कैन नॉट से बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट इक्वल ना। अगर पर कैपिटा इनकम इज अ गुड सिचुएशन व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल, वेयर इट इज नॉट द केस इन दिस। हियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट इक्वल, रिच में बी वेरी रिच। अब मुकेश अंबानी की इनकम या टाटा ग्रुप की इनकम डिवाइडेड बाय वो पान वाला करोगे तो एवरेज आउट होकर सब नीचे हो जाएगा, लेकिन वो हमको मिल थोड़ी ना रहा है। अच्छा, who calculates the overall thing related to national income in the country? Which department does? Finance Ministry? Okay, CSO, Central Statistical Office. They do it once in 5 years or every year? अच्छा, एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं पूरे देश भर में, उन सब का टोटल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का मैं निकाल दूं तो जो पूरे साल भर का प्रोडक्शन है देश का वो कितना कहलाएगा और क्या निकल कर आएगा उसमें? वो व्हाट विल बी दैट? सर दैट विल बी कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस देश का प्रोडक्शन, जीडीपी, करेक्ट? और जीडीपी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? सर मेरा फिक्स कॉस्ट, मेरा वेरिएबल कॉस्ट, मेरा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस। तो सेल प्राइस होता है वो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, वो आप लोगों से जो पैसे लिए मैंने, मतलब एक कस्टमर के तौर पर अगर मैं आप मतलब एक सेलर के तौर पर मैं आप लोगों से पैसे चार्ज करता हूँ तो वो पैसे चार्ज करने में क्या होगा? मैं आपसे कॉस्ट भी लूँगा, प्रॉफिट भी लूँगा, और ये जो मैं आपसे ले रहा हूँ मेरी सेल प्राइस वो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट है ना, मेरे सारे फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो मैंने लगाया है उसके पैसे मैं ले रहा हूँ आपसे। यस और नो? तो वो जो फैक्टर कॉस्ट है उसको मैं अगर उसके साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ता हूं तो क्या कहलाएगा वो? सर वो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस करोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा सर, हाँ या ना? करेक्ट। तो सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल सीखा हमने, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। हेलो सर, आपने बोला जीडीपी साल भर में देश भर में कितना इकट्ठा किया है टोटल, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम जब वर्ड बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ इंडिया का नक्शे में जो दिख रहा है वही आता है या इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स तक का वाटर, एम्बेसी, काउंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स और फ्लाइट्स एंड वेसल्स ऑपरेटेड बाय इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड भी शामिल होगा? सर वो सारी चीज़ें शामिल होंगी, करेक्ट। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपने मैंने जो गुड्स बेचे वो मेरे लिए फाइनल गुड्स है, हो सकता है वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हों, ऐसा हो सकता है कि नहीं? जैसे एप्पल कंपनी ने मेरे को आईपैड भेजा, एप्पल कंपनी ने मेरे को आईपैड भेजा तो एप्पल ने तो सेल कर दी, तो एप्पल का तो फिनिश गुड्स है, लेकिन मैंने उसको पढ़ाने के लिए यूज़ किया तो मेरे लिए तो असेट है।
तो एप्पल की साल भर की सेल जब मैं इंडिया में जोड़ूंगा तो वो एप्पल इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन मैं मेरी तरफ से जो टोटल सर्विसेज दी हुई हैं उसके अंदर मैंने आईपैड कॉस्ट जोड़ी हुई है। तो ये आईपैड जो एप्पल ने मेरे को बेचा वो उसने भी गिन लिया, और जो मैं गिन रहा हूँ आईपैड को अपने लेवल पर उसको मैंने भी गिन लिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? डबल काउंटिंग की। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचते कैसे फिर अपन? सर आप क्या करो, आप सब लोगों का कंजम्पशन इकट्ठा कर लो और उसके अंदर से एक डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अमाउंट उसको हटा लो। अच्छा, तो ये जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी, तुम्हारे घर पे तुम्हारे पीएनएल में दिखेगी, या ये सीएसओ अपने लेवल पे करेगा? सर ये सीएसओ अपने लेवल पे करेगा सर, ये आपको मेरे को कभी भी नहीं दिखने वाली एंट्री। करेक्ट, क्योंकि सीएसओ को ये देखना है कि जो मैंने चीज़ बना दी है वो सामने वाले ने भले उसको अगले 5 साल तक यूज़ करे। तो अब आज अगर दीपक 50,000 रुपये का आईपैड लेकर आया तो 50,000 की सेल एप्पल ने करी, अब वो आईपैड दीपक अगले 5 साल अगर यूज़ करे तो 10-10 हज़ार का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। तो इधर वो 50 और वापस अगले 5 साल में 50 जुड़ जाएंगे तो डबल काउंटिंग होगी। इससे बचने के लिए सारा कंजम्पशन एक साथ लो और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल उसमें से हटा दो। बोलो साहब, क्लियर? तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन कर दूंगा तो निकल कर आ जाएगा नेट। फंडामेंटल नंबर 2, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। करेक्ट। एक हो गया मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। हाँ या ना? अब एक तीसरी चीज होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने आपको बताया कि इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर भी बहुत कुछ है। तो क्या होगा वो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर जाने के बाद? सर बाहर भी जो लोग रहते हैं, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, वो बाहर जाकर पैसा कमा के लाते। तो जो पैसा कमा कर लाते वो क्या कहलाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जैसे इंडिया में विदेशी आए, जैसे आईपीएल खेलने जितने भी विदेशी प्लेयर्स इंडिया में हैं, उनको आईपीएल की टीम पैसा देगी कि नहीं देगी मैच खेलने का? ये बताओ चलो। देगी। और अभी तो वो इंडिया की कमाई है या इंडिया का खर्चा है? खर्चा है। अभी थोड़े दिन बाद ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होगी, तो बिग बैश लीग में शायद धोनी और ये लोग खेलने जाएं, धोनी, रैना और ये सब, तो वो लोग को वहां पे कमाई होगी। तो अब इंडिया टोटल अपनी कमाई में क्या जोड़ेगा? सर जितना हमने विदेशियों को पे करा है इंडिया में वो लेस करेगा, और जो हमको जो मिला है विदेशों से वो ऐड करेगा। तो एक्सपेंस माइनस इनकम अगर पॉजिटिव फिगर है तो वो जुड़ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितना हमने देश के बाहर से कमाया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इससे 3 फंडामेंटल तैयार होते हैं आपके मेरे, देखो ये वाले। और छोटे छोटे प्रैक्टिकल सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा काम आते हैं ये वाले। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल्स टू नेशनल, और मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। हाँ या ना? करेक्ट। हाँ, अब वो पेस्ट्री बना रखी मैंने इससे रिलेटेड, सबसे सिंपल और सबसे इजी। ये पेस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ गया होगा तुम लोगों का ना? सो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हट गया तो नेट, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हट गया तो फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल में से एनएफआई हट गया तो डोमेस्टिक। करेक्ट। तो अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ तक आ गए हैं, हम आज के डिस्कशन को यहाँ पे विराम दे देते हैं मेरे ख्याल से। नहीं तो अब सैचुरेशन से ऊपर निकल गया तो तुम पगला जाओगे सबके सब। ठीक है, हम आज यहाँ पे रुक जाते हैं और एक और सेशन हम कल लेंगे जिसके अंदर हमारा ये थोड़ा सा जो पोर्शन बचा हुआ है ये और चैप्टर 4 और 5 आपका एक बार और कवर करा दूंगा मैं। आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस, है ना? तो आप अच्छे से डाइजेस्ट कर लोगे, अब्जॉर्ब कर लोगे सारी चीज़ों को। अभी क्या मैं तो पढ़ा सकता हूँ 2 घंटे और, पर फिर आप बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाओगे कि अरे सर क्या हो गया ये। ठीक है,
चलो तो आज की बातचीत को मैं विराम देते हैं, पर हम अगला एक सेशन और लेंगे, तो जो भी लोग वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे उन्हें पार्ट 2 भी मिलेगा। ओके, ठीक है, तो आज की बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू।